हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी यूपीएससी में। तो इट इज़ अ न्यू इनिशिएटिव फॉर आर यूजीसी नेट स्टूडेंट। सो बेसिकली जो एस्पिरेंट यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल को टारगेट कर रही है उसके लिए बना है। तो बेसिकली इसमें हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट फॉर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, राइट। तो पॉलिटिकल साइंस के इसमें क्या यूजीसी नेट का सिलेबस है, क्या उसके एग्जाम पैटर्न्स है ना, उसके क्या PYQs रहे हैं, क्या उसके कट ऑफ्स रहेंगे, और हम इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स की भी बात करेंगे कि व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द दिसंबर वन थ्रू द आर प्रीवियस ईयर कट ऑफ के एनालिसिस के बाद। तो इसमें मैंने सब पाई चार्ट ये सब बनाया है आपको बहुत ही हॉलिस्टिक वे में। मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस राइट अप्रोच के साथ अपना यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, ताकि आप इसको आपका जो भी अटेम्प्ट है उसमें ही आप ऑन दैट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर पाए। ठीक है, एज द थंबनेल्स क्लैरिफाई द ऑल योर इसमें हम बेसिकली सिलेबस की बात करेंगे कि क्या सिलेबस है। इसमें हम पेपर 1 और 2 दोनों की बात करेंगे। 2 तो हमारा पॉलिटिकल साइंस वाला है, एंड जो पेपर 1 होता है वो जनरल होता है फॉर एवरी सब्जेक्ट, राइट। तो जनरल थोड़ा हम इस पर भी बात कर लेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने घंटे के होते हैं, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, उसके एग्जाम नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, हम उस पर चर्चा करेंगे। एग्जाम पैटर्न रहेगा पूरा, ठीक है। कट ऑफ के एनालिसिस भी करेंगे इसमें, और साथ ही साथ मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी प्रिडिक्ट करके बताऊंगी। प्रिडिक्टेबल रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ आर प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क्स, राइट। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के एक्सपेक्टेड रहेगा। हम बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे रहेंगे, मार्किंग स्कीम देखेंगे, पेपर 2 1 एंड एग्जाम प्रिपरेशन की टिप्स देखेंगे, क्योंकि ये सीरीज है हमारा पूरा। हम तो पूरा पॉलिटिकल साइंस का पूरा पेपर खत्म करेंगे। जो भी हमारे मैंने उसको 10 यूनिट्स में बांटा है पेपर को, तो हम पूरे 10 यूनिट्स को पढ़ेंगे। ये पूरी सीरीज रहेगी। आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। एक्सपेक्टेड टेंटेटिव डेट होती है, तो टेंटेटिव डेट के हिसाब से हम दिसंबर टू जनवरी में मान के चल रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको दिसंबर से पहले ही, राइट, मेरा टारगेट है कि मिड नवंबर या नवंबर के लास्ट मंथ ऑफ द वीक तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, और ये सिलेबस बहुत ही हॉलिस्टिक वे में रहेगा, राइट। अगर देखिए मैं आपको अपनी थोड़ी क्वालिफिकेशन बता दूं कि वाई आई एम गुड फॉर दिस क्लास और वाई आई एम अ क्रेडिबल टीचर फॉर दिस क्लास टू टीच यू। तो बेसिकली आई हैव अ वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड। तो बेसिकली मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में रहा है फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। फिर उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में, राइट। मेरा यूपीएससी का ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस रहा है, PSIR, एज यू नो दैट। फिर उसके बाद मैंने नेट का पेपर भी निकाला है, राइट, अगेन सेम पेपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने जब यूजीसी नेट का एग्जाम भी निकाला है, एंड आई एम ऑल्सो नाउ माई फ्यूचर गोल इज डूइंग अ PhD, राइट। तो मैं वैसे भी नेट के एग्जाम्स में PhD के लिए क्वालिफाई हो चुकी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, राइट। सो माई फ्यूचर प्लान इज दैट। तो बेसिकली आई एम अ वेरी मच क्रेडिबल टीचर फॉर यू, एंड एज वेल एज आई एम अ स्टूडेंट टू। तो इस हिसाब से के देखिए तो आई एम a good, or you can say a well objected और वेल ओरिएंटेड टीचर, राइट। इस क्लास को मैं बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड ही फोकस रखती हूँ। इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी होगी आपके पहले, इट्स जस्ट ओरिएंटेशन क्लास फॉर दिस यूजीसी नेट वालों के लिए। साथ ही साथ मेरे इग्नू की सीरीज भी चल रही है फॉर द MPS स्टूडेंट, फॉर द बेसिकली मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, राइट। तो उसके हिसाब से आपको पता है कि जो यूजीसी का जो सिलेबस होता है, अगर आप उसको 2 पैटर्न में देखें, लेट मी गिव अ ब्रीफ, राइट। यस, इसमें मैं अभी बात करूँगी। तो जो हमारा, अगर मैं बात करूँ यूजीसी जो नेट है, उसको हम 2 पे अगर हम देखें तो ये यूपीएससी का जो PSIR का पेपर होता है ना, एंड जो इग्नू का मास्टर ऑफ, जिसको MPS कहते हैं, जिसको मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की जो बुकलेट होती है, जो वॉल्यूम्स में डिवाइडेड होती है बुकलेट, उससे ही बहुत अच्छा एक बन जाएगा, आपका एक सॉलिड बैकग्राउंड बन जाएगा। तो जो PSIR का सिलेबस है उसकी बात करूँ मैं, अगर आप उसके भी सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ना, राइट, जो कि अराउंड 6 to 9 months लग जाते हैं, बट स्टूडेंट की कैपेसिटी पे भी डिपेंड करते हैं, पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट। तो बेसिकली अगर इसका सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे ना, आपका यूजीसी का सिलेबस डायरेक्टली कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि यूजीसी का जो सिलेबस है फॉर द पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, राइट, पॉलिटिकल साइंस का यूजीसी का सिलेबस देखें नेट का, इज टोटली जस्ट कॉपी फॉर द यूपीएससी
सिलेबस है। थोड़ा यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, नॉट दैट मच, लेकिन नेट का एग्जाम का पेपर जो पॉलिटिकल साइंस का वो थोड़ा नॉट दैट मच वास्ट एज कम्पेयर टू द पॉलिटिकल साइंस, राइट। तो इसमें बात करूँ, अगर हम बुकलेट की बात करें, मैं आपको है ना इसमें असेंशियल बुकलेट्स भी बताऊंगी, ठीक है। असेंशियल बुकलेट्स क्या है, बेसिकली असेंशियल बुक्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है, राइट, इस सब की भी चर्चा करेंगे। सोर्सेज, रिसोर्सेज, वेबसाइट्स भी बताऊंगी, ताकि आप ना आप करंट अफेयर पे भी काम कर सकें, क्योंकि करंट अफेयर और ऑब्जेक्टिव भी हमें पेपर देखने को मिलता है। क्योंकि जिस समय मैं अपना है ना नेट का एग्जाम देती, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था मेरा, तो उसी में मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो बेसिकली जिस समय मैं अपना टाइम दे रही थी, उसमें मैंने देखा तो 2-3 क्वेश्चन है डायरेक्टली करंट अफेयर बेस्ड था। और एज अंदर मैंने यूपीएससी का भी पेपर दिया है, तो यूपीएससी के हिसाब से मुझे करंट अफेयर पढ़ना ही होता था, तो उसमें मैंने बहुत अच्छा किया था। बेसिकली करंट अफेयर के क्वेश्चन मेरे छूटे नहीं थे। तो सबसे मैं बात करूंगी करंट अफेयर आप कहाँ से देख सकते हैं। आपको करंट अफेयर की क्लास चाहिए तो आप बस कमेंट कर सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट बॉक्स में, राइट। तो मैं वही कह रही हूँ कि इसका सिलेबस इज जस्ट टू गुड फॉर यू टू स्टार्ट योर यूजीसी नेट प्रिपरेशन। एंड जो इग्नू का है, ये जस्ट एज अ असेंशियल रिसोर्सेज में आप इसको देख सकते हैं, एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर आपको और थोड़ा थोड़ा बेसिक से जाने तो आप इसका इग्नू का बीपीएससी वाला भी सिलेबस देख लेते हैं, बैचलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राइट। तो बीपीएससी हम कोड है बैचलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाला, ऑनर्स वाले स्टूडेंट का, तो उसका भी आप देख सकते हैं फॉर द बेसिक, फॉर द फाउंडेशन वन एंड द मास्टर्स के लिए आप देख सकते हैं। मास्टर में आपको सारे पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, वेस्टर्न, एंशिएंट, मॉडर्न, राइट, दीज आर द थिंग्स इन। और बात करें तो हाँ, इंडियन फॉरेन पॉलिसीज हो गए, इंटरनेशनल रिलेशन है ना, नेबरिंग नेशंस की कनेक्शंस विद द इंडिया, राइट। इसकी बात करें, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात हो गई। तो दीज आर द थिंग्स विच वी बेसिकली कवर इन दिस पार्ट। तो मैंने 10 यूनिट में पूरा सिलेबस डिवाइड किया है, तो वी विल गो विद दैट, राइट। तो लेट्स प्रोसीड विद। तो फर्स्ट जो हमारा यूजीसी का है, थोड़ा थोड़ा जनरल पैटर्न ओवरव्यू देख लेते हैं और थोड़ा जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं। पर्टिकुलर पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 बेसिकली ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल बेसिक मतलब आप जो चूज करते हैं, आपका कोर डिसिप्लिन पेपर होता है, जिसमें आप अपना मास्टर्स करते हैं, ठीक है, मास्टर्स की डिग्री लेते हैं। सब्जेक्ट, ठीक है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे बेस्ड होता है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। मैं इसका आपको सिलेबस बता दूंगी, इसी के नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसका पूरा सिलेबस लिखा है कि कौन कौन से यूनिट डिवाइज होते हैं, तो आप देख लेना। मैंने इसमें आपकी फॉर कन्वीनियंस के लिए, कोई स्टूडेंट को मतलब उतना टाइम नहीं मिल रहा और उसको बस हाई प्रायोरिटी एरियाज ही देखने की, लास्ट पीवाईक्यू के ट्रेंड्स को देखने के बाद हमें पता चला कि कौन कौन से यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, मैंने उसका भी एनालिसिस किया है। वी विल मैं A to Z आपको सब बताऊंगी, राइट। A to Z आपको you will get to, you are sorted for everything for this particular paper, ठीक है, A to Z each and every डिटेल। तो क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 1 में हमारे 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं, और पेपर 2 में हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं। मार्क्स हमारे कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन से हमें 100 मार्क्स होता है, तो ऑब्वियसली मतलब ईच क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलता है। हर एक क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपको 2 मार्क्स आपके पॉकेट में हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 200 मार्क्स, अगेन इजी, राइट। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। ड्यूरेशन 3 आवर्स कंबाइंड होती है, 3 आवर्स कंबाइंड मतलब 3 घंटे में आपको करना होता है। तो बेसिकली क्या होता है, 3 घंटे में आपको इसमें कोई ऐसे रिसर्च नहीं मिलता। तो क्या होता है, पहले घंटे में आपका ये होता है पेपर 1, जैसे आपका 1 घंटा कंप्लीट होगा ना, आपका जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो कंप्यूटर आपको तुरंत आपके पेपर 2 पे पहुंचा देगा 1 घंटे के बाद, जो कि होता है 2 घंटे का, 2 आवर्स का। तो टोटल होता है 3 आवर्स का पेपर, ठीक है। तो 3 आवर्स आपको सिटिंग रख के पूरा लैपटॉप पे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर पे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आपको इतनी कैपेसिटी एंड कैपेसिटी एंड पोटेंशियल होना चाहिए कि आप 3 घंटे कुर्सी पे बैठ के लैपटॉप के सामने, वो जो कंप्यूटर है वो ग्लिच भी कर रहा होता है, ठीक है, वो नॉट एफिशिएंट वर्किंग पे नहीं होता, ग्लिच कर रहा होता है, उसका माउस काम नहीं कर रहा था, कभी ये होता है कभी वो होता है। तो आपको 3 घंटे वहाँ बैठ के पूरे टोटल आपको कितने क्वेश्चंस करने, 150 क्वेश्चंस करने 3 घंटे में, ठीक है, और वो भी एट द सेम टाइम, ठीक है। कोई रिसर्च नहीं है, कोई इधर उधर नहीं देखना, जस्ट सिटिंग देयर फॉर द 3 आवर्स एंड जस्ट डू योर पार्ट, ठीक है। एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, वी नो दैट 2 मार्क्स होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे बेस्ट चीज ये है कि नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसके हिसाब से आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, नो नेगेटिव मार्किंग। अब जो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अब हमें इसमें स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि हमें अपना एक्यूरेसी बना के रखना, एक्यूरेसी हमें इसमें बना के रखनी होती है,
जो हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब मैं यूपीएससी की बात करूँ, उसका प्रीलिम्स होता है, ठीक है, 100 मार्क्स का होता है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब आप ईच 3 क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे तो 1 क्वेश्चन राइट करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ऐसा 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, बट इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो इसकी आपकी क्या अप्रोच है, आपको टोटल के टोटल 150 क्वेश्चन करके ही आने हैं 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर, क्योंकि लास्ट के 10 to 15 मिनट्स आप वैसे रिव्यू के लिए रखते हैं, फॉर द बाद में देखने के लिए रखते हैं, तो 10 to 15 मिनट में आपको वही चेक करना है, ठीक है। फिर आपको 150 क्वेश्चन करने ही है, नो नेगेटिव मार्किंग, तो देन यू हैव टू अटेम्प्ट फॉर 150, राइट। ऐसा नहीं देखना कि नहीं आता तो छोड़ दे, जस्ट अटेम्प्ट इट, हो सकता है करेक्ट हो जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो यू हैव टू अटेम्प्ट इट एनी हाउ, राइट। पेपर 1 का थोड़ा देख लेते हैं, बट पेपर 1 का मैं इतना डिटेल नहीं बता रही, क्योंकि ये जस्ट फॉर द यूजीसी नेट फॉर पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। टॉपिक है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जितने जाते हैं एंड यूनिट। अगर आपको पेपर 1 में इतना समय नहीं देना तो मैंने वो भी बता दिया कि कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यूनिट 1 में आ जाता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, उसका हो जाता है 5। अगर देखिए आपको पेपर 1 का भी आपको पेपर 1 की भी सीरीज चाहिए फॉर द क्लास, अवेलेबल होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, फ्री रहेगा बेसिकली। इसके सारे रिसोर्सेज होंगे, पीडीएफ, एसेंशियल मटेरियल्स, रिसोर्सेज, जितने भी स्टडी नोट्स होते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाते हैं एवरी क्लास के 5 से 10 मिनट के अंदर। तो आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है कि मैं नोट्स कहाँ से लूँगा, मैं पढ़ूंगा कहाँ से, क्या ये जो क्लास चल रही है क्या वो सीरीज बेस होगी, क्या 1 होगा 2 होगा, ऐसे चलेगा ना, टूटा फूटा क्लास होगा। तो जस्ट मैं बता दूँ, हम बहुत ही कंसोलिडेट वे में पढ़ाएंगे, राइट, कॉम्प्रिहेंसिव कंसोलिडेट वे में। यहाँ पर कोई आपको ग्लिच देखने को नहीं मिलेगा, कोई आपको इरेगुलरिटीज देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको एक पर डे हर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बट मैं आपको इसका ये बता दूं कि जो मेरी इग्नू की सीरीज चल रही है ना फॉर द एमपीएस वाले बच्चों के लिए, आपको उसके साथ इसको सप्लीमेंट करना है। व्हाट डू आई मीन बाय सप्लीमेंट, मतलब आपको नेट जो यूजीसी नेट का जो मैं पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाऊंगी प्लस इग्नू का देखना है। साथ ही साथ मैंने अभी इग्नू की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज भी कराई है, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलने वाले है। क्योंकि वो जो इग्नू की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज है ना, वो दे आर जस्ट माइंड ब्लोइंग, राइट, यू जस्ट हैव टू सी इट। तो इससे क्या हो जाएगा ना, आपकी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग के वे में पढ़ाया है, तो आपको आंसर राइटिंग भी पता चल जाएगा, विच इज नॉट दैट मच रेलेवेंट फॉर द एग्जाम, बट वहाँ पर आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, राइट। तो आपको एमसीक्यू डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉल्व करने का होता है, जो होता है ना डेवलपिंग क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड। वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए एप्टीट्यूड। तो ये आपको ये एप्टीट्यूड डेवलप करना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ आपको सप्लीमेंट करना है, जैसे नेट का जो हमारे क्लासेस चलेगी, इग्नू की क्लासेस चलेगी, इन दोनों को मर्ज करके आपको ये देखना है एंड गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आपके टाइम है तो ये इग्नू की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज भी देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स के नाम बताए, स्कॉलर्स की जो फील्ड वर्क बताई है, उनकी सब्जेक्ट मैटर्स बताए, उनकी बुक्स बताई, उनकी इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज बताई, वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसमें सेकंड यूनिट हो जाएगा रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड सेकंड हो जाएगा। इसमें 5 क्वेश्चन के, इसमें हम ज़्यादा देखते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमें 5 के अराउंड ही मिलते हैं, तो वेरी मच ये बेसिकली मैंने पीवाईक्यू के ट्रेंड से देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की ट्रेंड से देखा है। वो कहेंगे कैसे पता होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स पे देखने को मिलता है, AI टूल्स भी बता देते हैं आपको, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये मोर और लेस इंपॉर्टेंट ही होते हैं। और बेसिक बात, टीचिंग एप्टीट्यूड सबको आता ही है, एथिकल थोड़ा रह के करना होता है, एथिकल प्लस मोरालिटी बेस्ड इसमें होती है, राइट। रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट 3 में कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत ईजी होता है इंग्लिश, राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये थोड़ा मैथ्स बेस्ड हो जाता है, मैथ्स हो जाती है इसमें थोड़ी। तो जैसे कि हम यूपीएससी में हम लोग सीसेट करते हैं, तो उसी पे बेस ऐसे ही लेवल का होता है, ज़्यादा ऐसा नहीं होता, IT बेस्ड नहीं होता, जस्ट सीसेट लेवल का होता है। जो SSC की मैथ्स आती है ना, वो थोड़ी टफ हो जाती है, इतनी टफ नहीं आती। लॉजिकल रीजनिंग वेरी मच, रीजनिंग तो सभी कर लेते हैं, बस उसका एक इंटेलिजेंस होना चाहिए थोड़ा। डाटा इंटरप्रिटेशन ICT हो जाता है, पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम से बेस्ड होता है। तो इसमें आप लास्ट में भी ऐसे थोड़ा किसी भी AI टूल पे चले जाएंगे, चैट GPT हो गया, कोपायलट हो गया, जेमिनाई हो, किसी भी जाके परप्लेक्सिटी हो गया, उस किसी पे भी जाके आप देखेंगे ना, बस लिखना हायर एजुकेशन सिस्टम फॉर कंटेंट फॉर द UGC, तो उसमें आपको एक लिस्ट आ जाएगी, तो उसी के साथ पढ़ लेना, यू आर गुड टू गो फॉर दैट। नेक्स्ट आता है हमारा द वेटेड वन,
ठीक है, तो उसमें बेसिकली एज यू नो द यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस सिलेबस, ठीक है, इसमें पूरा मैंने ब्रेक डाउन किया है। तो जैसे कि जो हमें लिस्ट मिलती है, पीडीएफ मिलता है यूजीसी नेट से और द पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसको पढ़ने के बाद मैंने ब्रेक डाउन किया है। तो इट इज नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट ऑफ द पीडीएफ, बेसिकली आई रीड दैट पीडीएफ, उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट थिंग्स निकाले हैं, उसको बेसिकली इस ऐसे स्लाइड में इसको मैंने लिखा। तो बेसिकली इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पीडीएफ, ठीक है। तो इसमें मैं बताऊंगी हम कैसे प्रोसीड करेंगे, और अगर आपको नो और जानना भी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। तो ये देखिए यूनिट 1 मैंने इसको 10 यूनिट में बांटा है, ठीक है, यूनिट 1 to 10 में बांटा है। तो यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट में हमारा होता है पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखिए पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, बेसिकली इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इसकी बेसिकली जो बोलते हैं ना इसकी टर्मिनोलॉजीज, इसके जो ब्रेक डाउन टर्मिनोलॉजीज होते हैं, इसके लिमिटेड डेफिनेशन, व्हाट इज, हाउ इट इज बेसिकली ओरिजिनेटेड, व्हाई इट इज ओरिजिनेटेड, व्हाई वी नीड टू स्टडी इट, राइट। इसकी पूरी कहानी मैंने अपनी अभी यूट्यूब चैनल पर अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया, उस पर मैंने लिखा है, ठीक है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली। तो व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, तो उसी पर बेस मैंने ये बनाया है। तो इसमें मैं आपको कोर्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। कोर कॉन्सेप्ट्स क्या रहेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस में मैंने आपको देखिए उसी पॉलिटिकल थ्योरी की क्लास में जस्टिस हम पढ़ेंगे, लेकिन मैंने एक इंपॉर्टेंट आइडिया बताया था इमैनुअल कांट का कैटेगोरिकल इंपैरेटिव। इसी मैंने कैटेगोरिकल इंपैरेटिव बताया फॉर द आइडिया ऑफ मोरालिटी एंड ड्यूटी। मोरालिटी एंड ड्यूटी को उन्होंने कैसे कनेक्ट किया था, एज वेल एज इसमें मैंने है ना कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट अप्रोच भी बताई थी। तो ऐसे जैसे जो इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हो जाते हैं ना पॉलिटिकल साइंस के स्फीयर में देखने को मिलते हैं, फिर बाद में एग्जाम में जाके पता चलता है, और ये भी कुछ पढ़ने का होता था। तो ये सब मैं बेसिक पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं पढ़ी हूँ, राइट। तो ये सब हो गया, कैटेगोरिकल इंपैरेटिव हो गया, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थ्योरीज हो गई, है ना, आइडिया ऑफ इसकी टेलियोलॉजी हो गई, है ना, इमैनुअल कांट की टेलियोलॉजी हो गई, इनका कॉस्मोपॉलिटन पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो ये हम आइडिया पढ़ते हैं अबाउट द जस्टिस एंड मोरालिटी। तो ये लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स पे पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे से फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने में है, पार्ट 3 अंडर अराउंड 20 to 35। तो बेसिकली 32 तक है, 33, 34 एंड 35 आर द एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट। उसमें कुछ मार्शल लॉज ये सब लिखे रहते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं, फिर लीगल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, फिर नेचुरल राइट्स है। नेचुरल राइट्स तो पता चल जाता है, पॉलिटिकल थ्योरी से आ जाते हैं नेचुरल राइट्स, आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स, राइट। ये हो गए हमारे लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए। तो दीज आर द राइट्स बेसिकली अबाउट। डेमोक्रेसी हो गया, पावर एंड सिटीजन। तो इसमें मैंने देखिए जो मेरे इग्नो की सीरीज ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में, उसमें मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ पावर बताई है, पावर विद अथॉरिटी, हाउ अथॉरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द पावर, ठीक है। फिर पावर के साथ ही मैंने आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन कनेक्ट किया है, फिर आइडिया ऑफ लेजिटिमेसी कनेक्ट किया है, ऑब्लिगेशन, लेजिटिमेसी, राइट। तो दीज आर द थिंग्स। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पावर तो लेजिटिमेटेड एंड विदाउट लेजिटिमेटेड होती है, बट अथॉरिटी इज ऑलवेज लेजिटिमेटेड पावर को ही अथॉरिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ये यूनिट 1 का कोर कॉन्सेप्ट ये हो गया सिटीजनशिप, ठीक है। फिर इसमें आता है हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। इसी कोर कॉन्सेप्ट से ही, पॉलिटिकल थ्योरी से ही हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज निकलती है। अब जो ये पॉलिटिकल थ्योरी वाला जो था ना, इसी में मैंने आपको बताया है, जो हम पढ़ते हैं हाउ पॉलिटिकल थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो आई पॉलिटिकल थ्योरी विद पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल, ठीक है। तो इसमें डिफरेंशिएशन बताया, जो कि ओपी गावा के पहली किताब में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हम असेंशियल बुक लिस्ट पढ़ेंगे। तो ये हमारा थोड़ा पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो गई। आइडियोलॉजी मतलब जब हम बोलते हैं ना पॉलिटिकल थिंकर्स, तो पॉलिटिकल थिंकर्स कौन सी आइडियोलॉजी, कौन सी माइंडसेट को लेके वो काम करते थे। तो जैसे लिबरलिज्म की बात कर ले, लिबरलिज्म में बेसिकली फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं। इसी में आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म की भी आती है, जो जेरेमी बेंथम की थी। जब हम लिबरलिज्म की बात करते हैं, लिबरलिज्म है, सॉरी लिबरलिज्म की मैं बात कर रही हूँ, लिबरलिज्म, ठीक है। तो इसमें फ्री मार्केट इंटरवेंशन की आती है, आइडिया ऑफ लेजेस फेयर आती है, ठीक है।
यूटिलिटेरियनिज्म आती है जो बेसिकली एडवोकेटेड बाय द जेरेमी बेंथम, राइट। फिर कंजर्वेटिज्म की बात आती है, इसमें है ना एडमंड बर्की बहुत ही फेमस इसमें स्कॉलर थे। कंजर्वेटिज्म की बात करें तो वो बेसिकली एडवोकेटेड फॉर द ग्रेजुअल चेंज, ठीक, ग्रेजुअल चेंज की बात करते थे। वो कहते थे चेंज इज गुड, राइट, बट उसको ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए, ऐसे कोई सडन चेंज की बात नहीं करते थे। बेसिकली वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को कैसे देखते थे, वो उनका आइडिया ऑफ ना रशियन रेवोल्यूशन था, रेनेसांस, एनलाइटनमेंट, है ना, ये कैसे था। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी में हमारा ना मार्क्सिज्म की भी अप्रोच आ जाती है। कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी सोशलिज्म से थोड़ी बेस्ड थी। कार्ल मार्क्सिज्म की बात करें, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात हो जाती है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात हो जाती है। इसी में हमारा आइडिया ऑफ क्लास स्ट्रगल होता है, रेवोल्यूशन, क्लास स्ट्रगल, राइट, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोरिटेरिएट, राइट, बुर्जुआस एंड प्लोरिटेरिएट की बात करते हैं। तो ये हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी देखेंगे कि कैसे आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू द आइडिया ऑफ फेमिनिज्म। फिर फेमिनिज्म से कैसे आइडिया ऑफ सूडो फेमिनिज्म निकला, राइट, सूडो फेमिनिज्म, फिर आइडिया ऑफ फेमिनिज्म, फिर सूडो फेमिनिज्म काइंड ऑफ फेक फेमिनिज्म, फिर उसी से न्यू फेमिनिज्म की भी आइडियोलॉजी निकली। फिर उसमें से ना न्यू वुमेन का कॉन्सेप्ट आया, आइडिया ऑफ न्यू वुमेन, ठीक है। ये हम सब पढ़ेंगे। इकोलॉजिज्म बेसिकली आइडिया ऑफ बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को देख को मिल रहा है। मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म सेम है। पोस्ट मॉडर्निज्म की जो बात आती है, ठीक है। अब हम आता है यूनिट 2 में है पॉलिटिकल थॉट्स ऑन द लाइंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में हमारा कन्फ्यूशियस पहले हैं, फिर ठीक है। अगर मैं बात करूँ, थोड़ा टाइमलाइन देख लूँ, तो पहले सोफिस्टिस्ट आते हैं। एंशिएंट ग्रीस की बात कर रहे हैं, एंशिएंट ग्रीक समय की बात हो रही है, रोमन, एंशिएंट ग्रीक। सोफिस्टिस्ट होते हैं, सोफिस्टिस्ट की मेथोडोलॉजी क्या होती है, मेथोडोलॉजी मतलब मेथड क्या होती है, रिटोरिक की बात करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, हिटलर के पास आइडिया द क्वालिटी ऑफ रिटोरिक था। रिटोरिक मतलब वो बेसिकली कैरिस्मेटिक लीडर था हिटलर, ठीक है। वो अपनी भाषा, स्पीच से लोगों को मोह लेता था, उसे आइडिया ऑफ रिटोरिक कहते हैं। तो सोफिस्टिस्ट की मेथोडोलॉजी थी आइडिया ऑफ रिटोरिक। उसके बाद आते हैं हमारे सोफिस्टिस्ट के बाद कौन आते हैं हमारे, है ना, सोक्रेटिस आते हैं। तो सोक्रेटिस की आइडिया क्या थी, डायलेक्टिक्स, डायलॉग बेस्ड था। वो डायलॉग एंड डिबेट्स में मानते थे। उन्हीं के लाइन पे प्लेटो की आइडियाज आती हैं, प्लेटोस, वो उन्हीं की लाइन पे, डायलेक्टिक्स की लाइन पे होते हैं। फिर हम देखते हैं प्लेटोस की आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग की बात होती है, आइडिया ऑफ एजुकेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन होता है, थ्योरी ऑफ एलिगरी ऑफ केव होता है, थ्योरी ऑफ आइडिया होता है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट होता है ना। फिर उसके बाद एरिस्टोटल आते हैं। एरिस्टोटल की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप देखने को मिलती है, ठीक है, सिटीजनशिप देखने को मिलती है। इसके बाद फिर इसके बाद है ना हमारे थोड़े वैसे इसमें मेडिवल काइंड ऑफ थिंकर्स आ जाते हैं, जिसमें आई थिंक इसमें मेंशन है क्या, नहीं इसमें मेंशन है। तो इसमें थोड़े अगर मेरे को कनेक्ट करना पड़े तो उसमें जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स होते थे, अकनगुआस, राइट, अकनगुनास, मेरे को थोड़ा इनका स्पेलिंग थोड़ा कम लगता है थोड़ा वैसे, तो वही सब आ जाते हैं। तो जैसे कि एरिस्टोटल लगे, मैकियावेली की आइडिया ऑफ, मैंने टेलियोलॉजी पढ़ाई है आपको, टेलियोलॉजी। तो टेलियो मतलब होता है गोल, बेसिकली गोल या एंड प्रोडक्ट। उसी की आइडिया ऑफ पावर पॉलिटिक्स की बात की मैकियावेली की, राइट। फिर हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल की मार्क्स पे ही बेस्ड थी हीगल की आइडियोलॉजी भी। मैरी वॉलस्टर्न, जॉन हो गए, राइट, जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल की बात करते हैं। J.S. मिल एंड जेरेमी बेंथम आर द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म का, न्यूटिलिटेरियनिज्म को मानते थे। कार्ल मार्क्स, रैमसी हो गए, हाना अरेंट हो गए, राइट, एंड इनका फ्रेंड्स फैनन हो गया, माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी एंड जॉन रॉक की आइडियोलॉजी। जॉन रॉक बेसिकली एक इनकी थ्योरी ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस। उसमें बेसिकली बात करते हैं कि कैसे सोसाइटी में जस्टिस मेंटेन कर सकते हैं, जस्ट सोसाइटी की बात करते हैं ये। इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात होती है, ठीक है। तो यूनिट 2 में हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ से हम
कन्फ्यूशियस से लेके जॉन रॉल तक देखेंगे। इसी में साथ ही हमारे थोड़े मेडिवल पॉलिटिकल थिंकर्स भी आ जाएंगे। तो इसके बाद होता है सेम यूनिट 3 में आ जाता है, सॉरी यूनिट 3 है हमारा। यूनिट 3 में हम अगेन पॉलिटिकल थॉट्स की बात करते हैं, बट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। इसको मैंने मतलब जो आप पीडीएफ देखेंगे उसमें ऐसे डिवीजन नहीं है, मैंने डिवीजन दे दिया फॉर द कन्वीनियंस फॉर द स्टूडेंट। तो इसमें क्या है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हमारे एंशिएंट एंड मेडिवल के पहले देखेंगे, ठीक है, एंशिएंट एंड मेडिवल के देखेंगे। तो उसमें पहले हमारा होता है धर्मशास्त्र, कौटिल्य, ठीक है। तो ये हो गया अनन्य सूत्रा, फिर बरानी एंड कबीर, कबीर की आइडियोलॉजी देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे मॉडर्न थिंकर्स होते हैं, वो हमारे एंशिएंट हो गए। फिर यहाँ से होते हैं पंडिता रमाबाई, तिलक, विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर, एम के गांधी की आइडियोलॉजी इज वेरी मच राइट, सत्याग्रह उन्हीं पे बेस्ड थी, अहिंसा, नॉन वायलेंस, राइट, स्वराज, स्वदेशी, राइट। फिर रामराज, ग्राम राज की बात की उन्होंने, अंत्योदय की बात की है। तो हम सब पढ़ेंगे इनकी आइडिया ऑफ डीपीएसपी, इस पे कैसे बेस्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रीट पॉलिसीज, आइडिया ऑफ डीओंटोलॉजी, मीन जस्टिफाई द एंड, राइट, ये सब हम पढ़ेंगे। श्री अरबिंदो की भी मोरोफ्लेस आइडियोलॉजी रिलेटेड द आइडिया ऑफ गांधी जी था। पेरियार है, मोहम्मद उल इकबाल है, एम एन रॉय के पढ़ेंगे, वी डी सावरकर, अम्बेडकर जी की आइडिया ऑफ कहाँ से उन्होंने ट्रिनिटी मानी थी, इक्वालिटी, राइट, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की बात की थी उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रिनिटी बनती है, जस्टिस, जस्ट सोसाइटी की बात की थी उन्होंने। जवाहरलाल नेहरू, इनको आइडियलिस्ट कहा जाता था। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण एंड दीनदयाल उपाध्याय जी, ये मॉडर्न थिंकर्स में बेसिकली सारे आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थोड़ा बोरिंग होता है पढ़ने में, बट बेसिकली हम कंपेयर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस, अप्रोच इन सबसे ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। तो अप्रोचेस की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में क्या कहते हैं, पॉलिटिकल कल्चर देखते हैं, हम बेसिकली कंपैरिजन करते हैं। कंपैरेटिव इज कंपैरिजन बिटवीन द टू एंड मोर कंट्रीज, राइट। सो मैंने एक कंट्री एक्सली, बायली एंड जेडली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंस्टीट्यूशनल पे कंपैरिजन किया, उनका इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है, जो उनके इंस्टीट्यूशंस है, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। इंस्टीट्यूशन बेस्ड कैसे, जैसे इंडिया में जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, राइट। तो इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, यू नो द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दीज आर द प्रोविजन। तो हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं बिटवीन दिस, राइट। पॉलिटिकल कल्चर क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे चलती है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, कंपैरेटिव मेथड्स, हम मेथोडोलॉजी भी देखेंगे कि कंपैरिजन कैसे किया जाता है, राइट। तो उसके मेथड्स पढ़ेंगे। मेजर थीम में हमारी मेजर थीम्स क्या रहेगी इसकी, कॉर्नलिज्म, ठीक है। कॉर्नलिज्म में भी डी कॉर्नलिज्म की बात करेंगे, एंटी कॉर्नलिज्म की भी बात करेंगे। इसी में हमारा आइडिया ऑफ एंटी कॉर्नलिज्म की बात हो गई। इंपीरियलिज्म की भी बात इसी में करेंगे, इंपीरियलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म हो गया, स्टेट थ्योरी, इसीलिए इसमें थोड़ा वो था, मैं इसको थोड़ा क्रैक्स पे कराएं। वेलफेयर स्टेट की बात करेंगे, आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन, न्यू ग्लोबलाइजेशन की आइडिया, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, रूल ऑफ लॉ, जो कि हम बेसिकली एवी डाइसी के मॉडल पे देख सकते हैं। एवी डाइसी का मॉडल है रूल ऑफ लॉ, जिसको हम लेक्स रेक्स कहते हैं, ठीक है। तो लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, ठीक है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, आइडिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इक्वलिटी, है ना, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेटाइजेशन की बात होगी, डेवलपमेंट थ्योरीज की बात होगी। डेवलपमेंट थ्योरीज में हम डिफरेंट टाइप्स से बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, राइट, ये तो आप डायरेक्ट अगर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में पढ़ना है तो आप इग्नू का डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज देख सकते हो। उसमें मैंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है, साथ ही साथ मैंने ये डेवलपमेंट थ्योरी भी बताई है। इलेक्टोरल सिस्टम देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन है, सिविल मूवमेंट, एनजीओ, सिविल सोसाइटीज एंड रेवोल्यूशंस की बात करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन, वेरी अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है इसको पढ़ने में। जियो पॉलिटिक्स की बात करेंगे बेसिकली। तो अप्रोचेस क्या है इसमें, आइडियलिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, न्यू लिबरलिज्म, न्यू ऑरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म,
क्रिटिकल थ्योरी, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, आइडियोलॉजी बेस्ड थी। तो ये आइडियोलॉजीज पे बेस हम बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं। टॉपिक्स के पढ़ेंगे, स्टेट पढ़ेंगे, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, पीस, वेलफेयर, न्यूक्लियर वेपन्स, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल लॉज पढ़ेंगे, आईसीसी पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, ठीक है। अब ये हो गया ये, अच्छा यहाँ पर हमने बात की WTO के बारे में, यहाँ पढ़ेंगे जिसकी G20 हो गया, ब्रिक्स, EU, एशियान, अफ्रीकन यूनियन, ये सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट, ये सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें हम थोड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी पढ़ लेंगे फॉर द इंडियन स्पेसिफिक पे पढ़ेंगे थोड़ा, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स में हम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट राइट्स, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, माइग्रेशन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा ऑकस के बारे में पढ़ लेंगे, बिम्स्टेक हो गया, राइट, SCO तो हमारा हो गया, एशियान भी हो गया, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियान, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, EU हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया। हाँ, अगर थोड़े हो गए पैसिफिक ओरिएंटेड एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक में जो टेररिज्म अगेंस्ट जो अप्रोच चलती है वो पढ़ेंगे, जैसे चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इंडिया की डायमंड ऑफ नेकलेस की जो पॉलिसीज चलती रहती है हम उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कंट्री बेसिस भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट 6 इंडिया फॉरेन पॉलिसी, किस पे टॉपिक्स रहेगा, पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, प्रिंसिपल रहेंगे, इसी में हमारा पंचुअल प्रिंसिपल चलेगा, नॉन अलाइन मूवमेंट भी पर चलेगा, एलिनेशन कॉन्सेप्ट था, ठीक है। कोल्ड वॉर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कोल्ड वॉर का ये थोड़ा बैकड्रॉप रहेगा, डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट, न्यूक्लियर पॉलिसीज क्या है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसीज है बेसिकली, ठीक है। फिर इसी में इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हम रिलेशन विद यूएसए पढ़ेंगे, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो रिलेशन विद यूएसए, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्रिक्स तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है, एशियान, SCO, अफ्रीकन यूनियन, GCC एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात है ये, GCC गल्फ, ठीक है। सार्क हो गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो गया, एंड ये हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आई थिंक रीजनल कोऑपरेशन की बात थी, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन की बात है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज में मैरीटाइम सिक्योरिटीज जो थोड़े हो जाते हैं, जो थोड़े ये ओशियन, जो हमारे पैसिफिक ओशियन के एरियाज में है ना, इस एरिया में थोड़े ये टेररिज्म के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एंटी टेररिज्म की पॉलिसीज भी चलती है, एनर्जी सिक्योरिटी, इसमें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज की बात होती है, इन्वायरमेंटल, अब तो क्लाइमेट एक्टिविज्म, क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है, रेफ्यूजीज क्राइसिस, वाटर सिक्योरिटी, टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी की बात होती है, डिजिटल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, राइट। तो हमारा है यूनिट 7 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही होगा बेसिकली, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो जाएगी, प्रियम्बल करेंगे, जैसे प्रियम्बल की स्टार्टिंग होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि प्रियम्बल में क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है थ्रू इंदिरा गांधी जी, राइट। फंडामेंटल राइट्स जो आपको पार्ट 3 में मिलेगा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, DPSP पार्ट 4 में मिलेगा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये बेसिकली आर्टिकल 36 से 51 के बीच में मिलेगा। तो इसी में हमारे बीच में आता थोड़ा फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट, 51A में मिलेगा, ठीक है। मैं तो आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी, ट्रिक्स टू रिमेंबर ऑल द DPSPs एंड ट्रिक्स टू रिमेंबर द ऑल द फंडामेंटल राइट्स, ट्रिक्स एंड ट्रिप्स, जिसको हम निमोनिक्स कहते हैं, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पढ़ेंगे ऑफ द केशवानंद भारती के, इसका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हो जाएगा। इंस्टीट्यूशंस में हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, बेसिकली जो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, ये यूनिट 7 को आपकी एक असेंशियल किताब चाहिए तो लक्ष्मीकांत इज वेरी गुड फॉर इट। लक्ष्मीकांत को आप सप्लीमेंट करेंगे ना, जैसे कि हमारी बेयर एक्ट की किताब है ना, बेयर एक्ट, उससे सप्लीमेंट कर सकते हैं। DD बासु पढ़ने की जरूरत नहीं, DD बासु थोड़ा बहुत ही ज्यादा डीप लेवल में चल जाता है। लक्ष्मीकांत सप्लीमेंटेड विद बेयर एक्ट ओनली आर्टिकल्स को रिफरेंस करने के लिए पढ़ना है, आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल शेड्यूल्स ये सब, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्री कमेटीज हो गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, फेडरलिज्म में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, जस्ट अपोजिट टू इट, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटर काउंसिल
इंटर स्टेट काउंसिल, इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल रो, इलेक्शन कमीशन अंडर, ऐसे आपको याद होना चाहिए। जैसे कि हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 324 आर्टिकल में मेंशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया हो गए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा ऐसे दे दिया है तो आपको ये याद नहीं करना, जस्ट इग्नोर दिस स्लाइड। तो आपके जो सिलेबस में वो ऐसे दिए कैग, एनसीएससी, एनसीटी, एनएचआरसी, एनसीडब्ल्यू एंड एनसीएम, ठीक है। इसको मैंने ऐसे थोड़ा कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है कुछ एंड कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के थ्रू गारंटीज की गई है, राइट। तो कैग हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, एनसीएससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट एंड एससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हो गए। स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन सी है, एनएचआरसी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स कमीशन, बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो बस 3 है जो ये इंस्टीट्यूशनल में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बस 3 है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है, बाकी सारी ना स्टैट्यूटरी बॉडीज है। तो यूनिट 7 में हमारा कुछ ये है, कुछ कीवर्ड्स हैं, इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने जस्ट ब्रेक डाउन किया है। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है। पॉलिटिकल प्रोसेस, इंडियन स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग, इसी में हमारा ना क्या हो गया, प्लानिंग कमीशन आ जाएगा। इस प्लानिंग कमीशन में जो भी फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी चले थे, राइट, उसी में नीति आयोग जैसे रिप्लेस हुआ, ठीक है। लिबरलाइजेशन 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसीज पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आपको पता चलेगा 1977 से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। रिलीजन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात की थी, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट, राइट। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से रीजनल पॉलिटिक्स की बात हुई थी। ट्राइब रिलीजन, जिसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड रीजनल, मतलब इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करती हूँ, तो उसमें मैं कनेक्ट करती हूँ कैसे 1952 के बाद ही स्टेट ऑटोनॉमी की बात हो गई थी ऑन द लाइन्स ऑफ लिंग्विस्टिक, राइट। तो उसी में क्या हुआ था, हमारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बने थे, फैजल अली कमीशन, राइट, जेपीसी कमीशन की बात हुई थी। तो ये सब कमीशन से बेस था। जैसे आंध्र प्रदेश को फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट में माना गया ना, तो उसी के बाद से ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट हो गई। उसी से आइडिया ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ, आइडिया ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई, आइडिया ऑफ द कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात हुई, ठीक, राइट। लैंग्वेज बेस्ड, दलित मूवमेंट जो पढ़ते हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स की बात, वुमेन्स, फार्मर्स, लेबर मूवमेंट्स, civil societies, and these are the genders, political, electoral politics. We will cover all of this. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो जाता है थोड़ा हमारा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिक्स क्या होते हैं, इसमें पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे, इवोल्यूशन, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, इसके अप्रोचेस क्या रहेंगे, सिस्टम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, इकोलॉजिकल अप्रोच, राइट। इसमें थ्योरी, ये दोनों थ्योरीज मैंने ऑलरेडी कवर कराई, बट मैं इस क्लास में कराऊंगी फिर से। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट, रैशनल चॉइस, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा थोड़ा और हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन का हमारा पेपर 1 से भी कनेक्ट है। चेस्टर बार्डनर, मैरी पार्कर फ्लॉट एंड द पीटर ड्रकर, ठीक है। एंड द यूनिट 10 की बात करें तो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज की हो जाती है। तो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज में हम गुड आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस पढ़ते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, आंसरेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड करप्शंस। दीज आर द इंस्टीट्यूशन में जिसे हम पढ़ते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट, आरटीआई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सिटीजन चार्टर, लोकपाल एंड लोकायुक्त। ये लोकपाल एंड लोकायुक्त ऐसे ओम्बड्समैन की तरह काम करते हैं। डेवलपमेंट में हम लोकल में देख लेंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, डिसेंट्रलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपको पता ही है। लोकल गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं ग्रास रूट लेवल की, तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ही आता है। ई गवर्नेंस, नीति आयोग हमने देख लिया। पब्लिक पॉलिसी में जैसे कि अभी ना प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, तो उसमें प्रधानमंत्री अर्बन आवास योजना, प्रधानमंत्री रूरल आवास योजना की बात होती है। तो अर्बन हाउसिंग में हो जाएगा। हेल्थ में आयुष्मान कार्ड चलता है, इंद्रधनुष के मिशन की बात होती है। जेनरिक मेडिसिन दी जाती है प्रधानमंत्री औषधि केंद्र में। ड्रिंकिंग वाटर, फूड सेफ्टी, है ना, फूड सिक्योरिटी में बात हम ना, ये जो सब्सिडाइज राशन दिए जाते हैं, अंत्योदय अन्न योजना की जो बात होती है, मनरेगा की बात हो गई, नेशनल हेल्थ मिशन हो गए, राइट टू एजुकेशन जो हमारा बेसिकली
3 हमें इसमें राइट टू एजुकेशन हमारे फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 में मिलता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सेम राइट टू एजुकेशन हमें DPSP में देखने को मिलते हैं अंडर आर्टिकल 45, ठीक है। एंड सेम हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में भी देखने को मिलता है अंडर आर्टिकल 51A के अंदर, ठीक है। एवोल्यूशन में हम ये पढ़ लेंगे मॉनिटरिंग, सोशल ऑडिट एंड जन सुनवाई, ठीक है, जन सुनवाई। अब मुझे ये देखना है, ठीक है, हमें थोड़ा ब्रेक डाउन कर दे सिलेबस का। इसमें हाई वेटेज यूनिट्स फॉर द UGC नेट प्रिपरेशन, हाई वेटेज यूनिट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए, बेस्ड ऑन ब्रेथ ऑफ द सिलेबस एंड यूनिट्स जनरली रिक्वायर ग्रेटेस्ट प्रिपरेशन एफर्ट्स, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी फर्स्ट यूनिट ऑफ कोर्स आ जाएगी, उसी से रिलेटेड है सेकंड यूनिट पॉलिटिकल थ्योरी। जब आप ये नहीं पढ़ पाएंगे तो ये आपका नहीं हो पाएगा, एंड वाइस वर्सा, राइट। तो आपको ये दोनों पढ़ना है। फोर्थ आ जाएगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात। यहाँ पर एक हमारा यूनिट 3 छूट रहा है, जो बेसिकली है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है। तो ये छूट रहा है, बट ये मोस्ट ऑफ लेस स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं, इसलिए इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड पॉलिटिकल, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि लक्ष्मीकांत पे आप रिलाय हो सकते हैं, ठीक है। एंड पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ये हो गया। ये 6 यूनिट्स बहुत ही सब्सटेंशियल पोर्शन हो जाता है, जो पॉलिटिकल साइंस में अक्रॉस द आता ही। तो यहाँ पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की थोड़ी। अच्छा, एसेंशियल बुक्स की बात कर लेते हैं, बुक्स की, रिसोर्सेज की, यू कैन से, ठीक है। तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी में आपको बेसिकली OP गावा पढ़नी पड़ती है, बेसिकली लेट मी शो यू। तो मैं OP गावा पढ़ ही रही थी, जबकि मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, बट फिर मुझे OP गावा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इतनी बल्कि बुक है कि मुझे पढ़नी ही पड़ती है। तो बेसिकली इसको मैं पढ़ती हूँ, OP गावा। एंड्रू हेडवुड भी मैंने पढ़ी थी, लाइब्रेरी से ली थी, बहुत मोटी किताब है ये, बल्कि किताब है। राजीव भार्गवन और अशोक चार्य की भी मेरे पास किताब है। तो बेसिकली ये OP गावा, एंड्रू हेवुड एंड ये मैंने अपने BA के इसमें कर लिया था, जब ग्रेजुएशन होती है उसी समय ये किताब पढ़ी जाती है। एसेंशियल बुक्स है फॉर द बेसिक फाउंडेशन। फिर उसके बाद आपको और दूसरी किताब पढ़नी पड़ती है फॉर पॉलिटिकल थ्योरीज के। बेसिकली OP गावा तो है ना, बेसिक है तो पढ़ना ही पड़ता है, ये इसलिए है भी मेरे पास। तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरीज में ब्रेन नेल्सन एंड मुखर्जी एंड रमेश, इसमें है ना बात करते हैं प्लेटो टू मार्क्स तक की, ठीक है। तो वहाँ तक आप एक किताब पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में VV मेहता की बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। मैंने आपको प्रायोरिटीज भी बता दी हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में JC जौहरी की, मैंने बेसिकली JC जौहरी की किताब पढ़ी थी, बहुत ही बल्कि किताब है, और इतने छोटे छोटे उसके जो टेक्स्ट के फॉन्ट के साइज है बहुत स्मॉल है, राइट। इंटरनेशनल रिलेशन में एंड्रू हेडवुड, पवनीत सिंह, आपको थोड़ी इजी लैंग्वेज में पढ़नी है तो ये आप इसको रेफर कर सकते हैं। एंड्रू हेडवुड की किताब बहुत ही थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखी गई है। सेम विद जौहरी जी की किताब, ठीक है। एंड गोल्डस्टीन की भी पढ़ सकते हैं आप। इंडियन पॉलिसीज में अगेन दिस इज वेरी गुड थिंग, मतलब बेसिकली राइटर एंड द राजीव सिकरी की भी। इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी, देखिए इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में मैंने आपको बात कर दी थी, लक्ष्मीकांत इज सफिशिएंट, राइट। लेकिन आपको सप्लीमेंट करना है, टाइम है तो आप DD बासु भी पढ़ सकते हैं, बट मैं बात करूंगी कि M लक्ष्मीकांत के साथ आप इसमें बेयर एक्ट का जरूर पढ़िए, क्योंकि बेयर एक्ट में आपके आर्टिकल्स होते हैं ना तो बहुत ही क्लियर हो जाते हैं, और उससे क्या होता है ना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि ये कौन सी आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शंस क्लिक कर सकते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस सुभाष कश्यप की एंड पॉल आर ब्रास की किताब थोड़ी बल्कि है, लेकिन आप सुभाष कश्यप की पढ़ सकते हैं, नॉट दैट मच बल्कि। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई किताब ऐसे पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप ऑनलाइन मटेरियल को भी देख सकते हैं, और मैं कुछ मटेरियल्स अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगी। बट आपको पढ़ना है तो मोहित भट्टाचार्य की कर सकते हैं, ऑन गवर्नेंस के लिए प्रसाद एंड मोहित भट्टाचार्य के अगेन। बट इन दोनों के लिए मुझे नहीं लगता इतनी किताब पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि रीजनिंग बेस्ड हो जाता है थोड़ा सा। अब जब इतनी यूनिट्स पढ़ लेंगे तो इसको कर ही लेते हैं, इसको थोड़े लूज मटेरियल्स के साथ पढ़ना पड़ता है, नॉट स्पेसिफिक बुक नहीं है कोई इसका, तो इसको थोड़ा थोड़ा इधर से उधर से ऐसे करके पूरे डाइवर्स वे में पढ़ना पड़ता है। तो उसकी किताब में आपको हिसाब नहीं बोल सकती हूँ कि स्टडी नोट्स दे दूंगी, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा एसेंशियल बुक्स की बात कर ली है, थोड़ा ट्रेंड्स देख लेते हैं। तो ये जो जून 2026 का जो था ना, ये अभी आया नहीं है, पता नहीं चला कितना कट ऑफ है, तो इसको ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वन है ऑन दिस ट्रेंड। तो बेसिकली मैंने पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ एनालिसिस रखी है फॉर द JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर आपका JRF क्लियर हो गया तो आपका PhD ऑफकोर्स ही क्लियर हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर हो गया तो PhD हो ही जाएगा। तो बेसिकली JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखा है।
ठीक है। एग्जाम साइकिल्स मेंशन है, अप्रोक्स कट ऑफ 300 के, ठीक है। आपको पता है ना 300 कैसे आया, मैंने आपको बताया था 50 क्वेश्चन किससे आते हैं, पेपर 1 से आते हैं, एंड 100 क्वेश्चन किससे आते हैं, पेपर 2 से आते हैं, जो आपका बेसिकली ऑप्शनल पेपर होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का होता है, ये आपका कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का, टोटल मिला के कितना है 300 मार्क्स का। तो ये मैं आपको 300 मार्क्स से बता रही हूँ, उसमें नो नेगेटिव मार्क है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं होते, टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं, 3 घंटे में करने होते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है पूरी। तो 300 में से कुछ बता रही हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का इधर रहेगा, जेआरएफ वालों का इधर रहेगा, एंड ट्रेंड्स क्या रहेंगे, ठीक है। तो देखिए हम थोड़ा जून से देख लेते हैं। जो जून 2021 में जो जेआरएफ की कट ऑफ गई थी वो 120 से 220 से 225 के बीच में गई थी, जो कि आउट ऑफ 300 में से था, मतलब आपको 220 से 225 के बीच में थी। और ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये जनरल वालों का है, जनरल की कट ऑफ है ये, ठीक है। तो इसमें मैंने ओबीसी ये सब को नहीं रखा है, तो जनरल की मान के चलिए आप इसको, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी गई थी 190 से इतनी, ठीक है। मॉडरेट डिफिकल्टी थी उस समय जब देखने को मिला था पेपर, दिसंबर 2021। देखिए कुछ हुआ नहीं, आप मेरा कहने का मतलब 220 एंड 225 के रेंज में रहना ही है, मोर सेफली रेंज में रहना तो 230 कर सकते हैं आप इसे, उसी के रेंज में जाती है। देखिए ये भी सेम उसी के रेंज में, स्लाइटली लोअर थी, ठीक है। 2022 में क्या हुआ, जून, देखिए 30 तक ही रेंज गई है इसकी, तो 220 से 230, ठीक है। ये 200 पहुंच गई थी इस बार, कट ऑफ इंक्रीज हो गई थी इस बार, ठीक है। दिसंबर 2022 में क्या गई, तो 32 में पहुंच गई लास्ट में, ठीक है। इस रेंज में ये चली गई ये असिस्टेंट प्रोफेसर के, एंड हाई कंपटीशन था इस समय, ठीक है। जून 2023 में क्या था, ठीक है, यहाँ पर 36 चली गई। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जैसे हमारे ये ईयर्स पास आ रहे हैं ना, तो इसी के लिए इसकी कट ऑफ आपको 230 से लेके 240 में माननी चाहिए। मैं लास्ट में बताऊंगी आपको क्या टारगेटेड कट ऑफ रखनी है, कि आपका क्या टारगेट हो सकता है फॉर द दिसंबर 2026 के लिए, ठीक है। ये इतनी चली गई। देखिए यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की भी कट ऑफ बढ़ गई, क्योंकि ड्यू टू द जेआरएफ बिकम टफर हो गया था, इसलिए 240 तक पहुंच गई थी आउट ऑफ 300, ठीक है। 2024 में देखिए 42, मैंने इसको स्किप कर दिया क्योंकि इसी के सेम रेंज में आ रहा था, 42 पे पहुंच गए। तो आप इसको क्या करना है, आप इसको 200 है ना, 235 से 200 आप इसको 45 तक मान सकते हैं, ठीक है। वेरी कॉम्पिटेटिव, 2024 के बाद कॉम्पिटेटिव बढ़ गया था। देखिए जेआरएफ की भी कट ऑफ कितनी पास में जा रही है, बट इसमें कितनी वेरिएशन देखने को मिल रही थी, 200 मार्क्स पार है ऑलरेडी। 24 में 44, 16 लास्ट गई थी, हाई कट ऑफ गई थी, ठीक है। 25 में अब जो नीचे जा रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है, 244 के अप्रोक्स गई थी, 218, वेरी हाई जेआरएफ बेंचमार्क, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं जेआरएफ के चक्कर में जा रही थी कट ऑफ। 25 में 45 के अप्रोच, अब थोड़ी सी 40 हो गई, थोड़ी नीचे हो गई। ये देखिए स्लाइटली रिलैक्सेशन, मैंने बताया ना थोड़ी स्लाइटली से नोच। अब मैं इसको ये एक्सपेक्टेड रख रही हूँ, वी डोंट नो तो आई है कि नहीं आई है, एक्सपेक्टेड है कि ये भी 230 से 40 के रेंज में गई होगी। इसका असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी गई होगी, डिपेंड ऑन द पेपर डिफिकल्टी, ठीक है। तो अब ये हमने इतना पूरा ट्रेंड देख लिया, तो बेसिकली ट्रेंड देखने के बाद पता चला 230 से 245 तक आप सेफ रेंज में रह सकते हैं, क्योंकि लास्ट कट ऑफ सबसे हाईएस्ट कितनी गई थी, 244, ठीक है। अगर आपको मोर सेफ रहना है, बहुत श्योरी रहना है, तो 250 लेके आ जाइए, आप सेफ हैं। अब 250 कैसे लाना है वो भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो आई होप आपने ये सब देख लिया है। तो 245 आपको याद रखना है, ठीक है, माइंड में, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा रख दिया, कंपैरिजन कर दिया जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच से, ईयर मैंने बता दिया है 26 का, ये मिड है बेसिकली जून का वाला, ये भी एक्सपेक्टेड ही मैंने रखा है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो जेआरएफ की स्कोर लेवल था 220-50, ये जनरल वालों का है। असिस्टेंट प्रोफेसर का था 190 के आसपास का था, 30 मार्क्स का वेरिएशन था दोनों में, 30 मार्क्स का वेरिएशन था, राइट। 2022 में 228 प्लस 198 प्लस 30 मार्क्स का वेरिएशन, आप देख रहे हैं वेरिएशन कैसे जा रहा है। तो आपको अगर जेआरएफ का कट ऑफ क्लियर करना है तो आपको 30 से 40 मार्क्स का वेरिएशन रखना पड़ेगा फ्रॉम द असिस्टेंट प्रोफेसर वाले से। और आपको पता है कि कट ऑफ क्यों हाई जाती है, हाई कंपटीशन एंड हाई जेआरएफ के बेंच मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। 34 पे गई थी, 4 पे 30 मार्क्स। देखिए लास्ट जो 2021, 22 एंड 23 में है ना, 30 मार्क्स का ही वेरिएशन चल रहा था। 40 बढ़ गई, 12 बढ़ गई, 28 मार्क्स का हो गया, 44, 18, 26 मार्क्स का,
इतने के बीच में एक्सपेक्टेड है कि 240 का ही हो गया। आपको देखिए 240 245 तो आपको ऐसे ही लेके चल रहे हो, 245 होने ही चाहिए आपके फॉर द JRF को क्वालिफाई करने के लिए फॉर द जनरल कैटेगरी से, राइट। 15 एंड बैच के बीच, तो बेसिकली इसको भी 25 एंड 30 से रखा है, तो 30 हाईएस्ट हो जाता है एंड 26 लास्ट लोवेस्ट गई थी ना, तो इसमें 25 मान लिया लोवेस्ट, तो 30 एंड 25 का मार्क्स का वेरिएशन रहेगा, तो इस हिसाब से मैंने ये निकाला है। तो इस हिसाब से मुझे पता चल रहा है कि आप 240 वाले की कट ऑफ में आ रहे तो आपका क्लियर ही हो गया होगा मोस्ट ऑफ द पीपल का, राइट। रिजल्ट तो आ ही गया है। ये देखिए मैंने इसको कुछ इसमें पाई चार्ट पे भी कर दिया है। 5 ईयर कट ऑफ ट्रेंड फॉर द पॉलिटिकल साइंस, तो ये मैंने ऐसे ट्रेंड्स बता दिए। 2026 में 2010 के आसपास गया होगा, वेरिएशन है आप देख सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर वालों का है 235, ठीक है। मैंने आपको बोला 235 से 245, ठीक, 10 मार्क्स का थोड़ा रखिए रेंज बिटवीन 235 से 245 के बीच में। मोर सेफ होना तो 250, ठीक है 5। अब पढ़ेंगे द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपका टारगेट है, यू हैव टू मेक योर गोल्स, राइट। तो गोल्स के लिए क्या है, सेफ स्कोर टारगेट फॉर द पॉलिटिकल साइंस एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स, ठीक है। टारगेट है सेफ स्कोर क्या होगा आउट ऑफ 300, ठीक है। जनरल JRF वालों को आपको 240 प्लस मान के ही चलने हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी जून 2026 की 35 के मान रहे हैं, 235 to 240। तो इस बार आपको आपको पता है कंपटीशन कितना हाई जा रहा है, ईच एवरी ईयर इंक्रीज होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं, ठीक है। मास्टर्स क्लियर करते हुए आते जा रहे हैं, तो आपको कम से कम 240 से 250 के रेंज में रखनी ही है अपनी कट ऑफ। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर उसको और वेरीफाई करना है, इसको थोड़ा रीडिफाइंड करना है, रिफाइंड करना है, तो आपको 245 से 250 के बीच में रखना पड़ेगा। 245 250, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए 215 प्लस, आपको 200 से ऊपर जाना ही है। आपको रो के जाना है, कैसे जाना है, 220 प्लस रखना ही है, ताकि JRF नहीं हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर तो हो जाए क्लियर, ताकि आप किसी में असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन सके। BPSC UPPCS ना, ये सब एग्जाम निकाले MPPCS वाले। OBC यानी इसके ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलती, 25 एंड 35 के बीच में है। SC/ST वालों के लिए ये है। एंड द नेट क्वालिफिकेशन मिनिमम सेफ जोन, मैं मिनिमम सेफ जोन के बढ़ू फॉर द नेट क्वालिफिकेशन। मिनिमम सेफ जोन 190 to 210 है फॉर द जनरल कैटेगरी, बट ओनली फॉर द ये वाला जो सेफ स्कोर मैं आपको बता रही हूँ ओनली फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर आपको मिनिमम, ये मिनिमम है नॉट द मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम सेफ स्कोर जानना है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 245 से 250 मैक्सिमम सेफ स्कोर है। ये मिनिमम से मिनिमम है, इसमें कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसमें गारंटी है 250 लाओगे यू आर गुड टू गो, राइट, यू आर सॉर्टेड। तो 250 आपका गोल होना चाहिए। आप गोल हाईएस्ट से हाईएस्ट रखिए ना, आप हाईएस्ट रखेंगे तभी तो आएगा। ऐसे बोला जाता है, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में थी, अभी भी हूँ, तो मैं स्कूल टाइम में क्या करती थी, फॉर एग्जाम्पल मुझे 98% चाहिए होता था, तब जाके मेरे 95% आते थे। ऐसे मैंने हमेशा माना है। और फॉर एग्जाम्पल मैं 100% मान के चलती थी, जब जाके मेरे 98-96% आते थे। तो आप मान के चलिए कि आपको 270-280 लाने ही हैं आउट ऑफ 300, तब जाके आपको 250 के आसपास दिखने को मिलेंगे, 245-250, ठीक है। 280 तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, चलो ले लीजिए आप 260 है 270, बट मैं आप ही की उसके लिए कह रही हूँ कि आपको इसी अटेम्प्ट में निकालना दिसंबर वाले में। तो गुड है कि आप 270 280 का कट ऑफ लेके चलिए, ताकि आपके 250 के ऊपर ही आ जाए मार्क्स, ताकि आप सेफ रहें, ऐसे घबराए ना रिजल्ट में आएगा नहीं आएगा नाम, राइट, ऐसा वाला सिचुएशन ना रहे, बहुत खराब होता है ये वाला सिचुएशन। कंक्लूजन, एग्जाम पैटर्न्स देख लिए, राइट, कट ऑफ देख ली, ब्रेक डाउन ऑफ द होल सिलेबस देख लिया, पेपर 2 एंड पेपर 1 पढ़ लिया, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, कट ऑफ तो देख लिया, एनालिसिस कर लिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देख ली, गोल क्या होना चाहिए, टारगेटेड कट ऑफ क्या होना चाहिए, एंड द कंक्लूजन ऑफ द लास्ट स्लाइड, ठीक है। कट ऑफ जनवरी ये क्या रही, असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी रही, JRF की 40 प्लस ही गई थी, क्योंकि हमने लास्ट में 44 देखी थी, ठीक है, 45 मान के चला था हमने। कंपटीशन इंक्रीज कैसे होता है हर साल, जो मैं बात करूँ ये ईयरली बेसिस पे बात करूँ मैं, ईयरली बेसिस पे कंपटीशन 10 से 15% इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। अब उस समय देखिए आप 244 जब कट ऑफ गई थी, उस हिसाब से 10 से 15% इसी का निकाल के देख लीजिए, ठीक है। जो नंबर आएगा उसमें ऐड कर लेना, ठीक है, परसेंटेज में ऐड कर लेना, आपको पता चल जाएगा इस वाले मार्क्स में। PYQ एंड कंसेप्ट क्लैरिटी JRF स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मैं जो ये PYQ करवाऊंगी ये खुद करवाऊंगी, मेरे चैनल्स पे फ्रीली अवेलेबल होगा, ठीक है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं फ्रीली,
ठीक है। तो ये PYQs मैं कराऊंगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटीज ये भी मैं ही कराऊंगी, मी एंड मी। तो आपको क्या करना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आपको हमें JRF क्लियर करना है। JRF इज आर मोटो बेसिकली, ठीक है। JRF क्लियर करना है। सेफ टारगेट स्कोर 40+ मैंने रखा है, 50 लाना है आपको। टारगेट क्या रखना है, 270 से 280 के बीच में, तब जाके आपका 250 255 ऐसे बनेगा, ठीक है। क्योंकि यू डोंट नो ना कितना जाएगा, क्योंकि आप जिस PYQ ट्रेंड्स को ही देख के पता चलेगा, और कंपटीशन के हिसाब से आप ना ये वाला जो 10 से 15% वाला निकाल रहे हैं ना, उसमें जो वैल्यू निकल रही है उसमें मैं मार्क्स में पुट ऑन करके देख रही हूँ तो 250 ही जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ 250 के आसपास लेके चलिए, लेकिन टारगेट आपको 270 280 होना चाहिए, तभी आप जाके 250 पे एंड अप कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए JRF के लिए यू हैव टू बेसिकली एम फॉर द हाईएस्ट वन, राइट। तो ये हाईएस्ट वन हमारा JRF ही है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर देन PhD। तो ये कंक्लूजन हो गया हमारा। रेफरेंस मैं आपको बता देती हूँ, जिससे मैं आपको बता रही थी पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो जो मेरा चैनल है इसमें देखिए मैंने आपको बताया है पॉलिटिकल थ्योरी, पूरी मैंने इसको बताई है। 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो है। इसमें कहते हैं व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें मैंने अप्रोचेस बताए हैं, इंपेरिकल एंड नॉर्मेटिव अप्रोच। स्टूडेंट को ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि व्हाट इज इंपेरिकल, इसको हम डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, ओपिका में डिस्क्रिप्टिव यूज किया गया है, इसको नॉर्मेटिव इसको हम ऑब्जर्वेशन बेस्ड कहते हैं, इसको कैसे फैक्चुअल बोलते हैं। तो ये मैंने पूरी कहानी बताई है इसमें। लेक्चर 1 था इग्नू के MPS 001 की, हमने बुक से पढ़ा रही थी वैसे करी। तो बेसिकली आप UPSC PSIR के लिए भी है एंड नेट UGC के लिए भी है। तो व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। तो ये बायलिंगुअल लैंग्वेज में रखती हूँ मैं, ताकि दोनों मीडियम और स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगी। साथ ही साथ इसी में मेरा प्ले लिस्ट भी मिलेगा आपको, आप जाएंगे ना तो ये प्ले लिस्ट होगा, इसी में आपको ना इग्नू सीरीज के नाम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सीरीज देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये हम UPSC स्टूडेंट को ही पढ़ाते हैं, बट ये जो PSIR होता है ना बहुत ही मेजर इंटरलिंक्ड होता है बिटवीन द इग्नू एंड फॉर द नेट JRF। तो ये जो बेसिकली मैंने तो पूरा PSIR पढ़ा है, मेरा पूरा ऑप्शनल रहा था PSIR, मैंने एग्जाम दिया है UPSC का, UPSC CSE सिविल सर्विसेज का। तो बेसिकली उसके लिए तो मैंने बहुत ही पढ़ा था। तो उस हिसाब से कहा जाए ना, जो ऑप्शनल पढ़ते हैं ना फॉर द UPSC के लिए, तो ये बेसिकली आपके लिए 100% हो जाता है, फुलेस्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि आपने UPSC का ऑप्शनल पढ़ा, ये पूरा फुल हो जाता है UPSC का ऑप्शनल। और JRF का सिलेबस देखें तो UPSC के बस इतना ही होता है JRF का सिलेबस। और इग्नू का देखें तो इग्नू का एसेंशियल मटेरियल हो जाता है, बट इग्नू के सिलेबस को देखें, अगर इग्नू का आपको मास्टर्स करना है तो इतना हो जाता है इग्नू का सिलेबस, ठीक है। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ ये इग्नू के मास्टर्स के लिए, आपको मास्टर्स क्लियर करना है तो उसके लिए भी है ये वीडियो, ठीक है। और मैंने क्या बताया, ये नेट JRF भी बोलूंगी मैं पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि हमारा वही हाईएस्ट टारगेट है। और ये हमारा UPSC PSIR के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जब आप UPSC PSIR के मोड पे पढ़ेंगे ना, इस मोड पे रहेंगे, तब जाके आपको ये 3 मोड क्लियर होगा। 3 मोड एक साथ ही क्लियर हो जाएगा। तो आपको कौन सा मोड पे पढ़ना है, UPSC के मोड पे पढ़ना है, UPSC PSIR के मोड पे पढ़ना है। लेकिन हम ब्रेक डाउन सिलेबस का किस हिसाब से किए, UGC नेट, राइट, न्यू नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के हिसाब से किए। तो जो मैं इसको कंटेंट पढ़ाऊंगी ना, ये PSIR बेस्ड ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा 1 साल पूरा पढ़ा है उस पर, ठीक है। तो आप देखिए इस क्लास को आप 3 वेज में देख सकते हैं। आप इसमें चाहे तो MA and BA पॉलिटिकल साइंस का भी यूज कर सकते हैं। 4 क्लासेस हो गए बेसिकली, फॉर द BA पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, फॉर द MA पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, फॉर द नेट JRF स्टूडेंट्स एंड द UPSC PSIR स्टूडेंट्स के लिए भी है, ठीक है। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो लास्ट का हमने 2 यूनिट देखा था, यूनिट 9 एंड यूनिट 10 ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है। तो इसमें ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हो जाता है। तो ये कहानी है हमारी पूरी, ठीक है। पूरा ओरिएंटेशन मैंने, आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया हो, ठीक है। तो ये हमारा ओरिएंटेशन था। इसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी। नेक्स्ट हमारी लेक्चर नंबर 1 ही होगा ऑन द पॉलिटिकल थ्योरी, हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। फिर मैं पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, जब अबाउट द इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज हो गए, तो हम इसके आइडियाज पे पढ़ेंगे। फिर वी विल मूव टू द सबसे हार्डेस्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट के एनालिसिस के हिसाब से, स्टूडेंट के आइडियाज के एनालिसिस के हिसाब से माना जाता है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल
थिंकर्स एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरीज आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसमें इतने सारे थिंकर्स आ जाते हैं कि उन्होंने क्या सब्जेक्ट मैटर पे बात की, उनकी क्या मेथोडोलॉजी रही, क्या कीवर्ड्स रहे, उनका क्या आइडिया किस आइडिया से कनेक्ट है। जैसे हम जब प्लेटो का एलिगरी ऑफ केव पढ़ते हैं, केव की प्रिंसिपल पढ़ते हैं, कैसे वो कहते हैं कि आइडिया इज जस्ट परमानेंट एंड द रियलिटी इज नॉट परमानेंट, राइट। वो बेसिकली रियलिटी द शेडो ऑफ आइडिया। तो थोड़ा सा फिलोसफिकल ट्रेंड देखने को मिलता है पॉलिटिकल साइंस में। इसलिए पॉलिटिकल साइंस को ना पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी के साथ मर्ज किया जाता है इन द पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है। तो जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ते हैं ना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ते हैं, तो हम पॉलिटिकल फिलोसफी की टूवर्ड्स है ना डिपेंड हो जाते हैं। तो हम वही पढ़ेंगे, इसमें फिलोसफिकल ओरिएंटेशन रहेगा, हिस्ट्री ओरिएंटेशन रहेगा एंड द पॉलिटिकल साइंस ओरिएंटेशन रहेगा। तो आई होप मैंने अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। मैंने आपको बता दिया कि वाई आई एम अ क्रेडिबल टीचर फॉर यू गाइज, राइट। So I am just hoping and very much excited for our exam series, right? So thank you everyone for watching the session and stay tuned for our next classes. Thank you everyone.